हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, सुप्रभात, राम राम, राधे राधे। मेरा नाम हुआ सोनू कुमार और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी स्टडी बाय सोनू कुमार। तो आज मैं एनसीईआरटी क्लास 8 का जो है कि एक बहुत ही अच्छे चैप्टर, यानी जो अच्छे चैप्टर के श्रेणी में आते हैं वो चैप्टर है जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्सेज। क्या नाम है? यानी ये 5वां चैप्टर इस चैप्टर का है, यानी इस क्लास का ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसका हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्या? मानव संसाधन। क्या बोलते हैं इसको? मानव संसाधन। तो ये चैप्टर को जो है कि डिटेल्स में एकदम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का पढ़ने वाले हैं। जैसे देखिए, आप लोगों ने यानी चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा है कि रिसोर्सेज क्या है, यानी संसाधन क्या है। हर वो चीज जिसका कहीं ना कहीं कोई इस्तेमाल है वो संसाधन है हमारे लिए। अब कौन सा संसाधन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना यानी जो है कि बेहतर संसाधन है, ये इसकी जो है कि स्किल्ड पर निर्भर करेगा। यानी इस बात पर निर्भर करेगा कि वो हमारे लिए कितने यूटिलिटी रखता है, यानी कितना उपयोगिता है हमारे लिए, कितना वो उपयोगी है। जो जो यानी वस्तुएं, जो संसाधन यानी हमारे लिए जितना उपयोगी होंगे वो हमारे लिए उतना ही क्या होंगे? बेहतर रिसोर्सेज होंगे। तो संसाधन को जो है कि मुख्य रूप से जो है कि 3 प्रकार के बांटा गया था। एक तो था कि प्राकृतिक संसाधन, और दूसरा था मानव निर्मित संसाधन, और तीसरा प्रकार का जो यानी थर्ड टाइप्स का जो संसाधन था, रिसोर्सेज था, वो मानव संसाधन खुद था, यानी ह्यूमन रिसोर्सेज। तो इस चैप्टर में मैं उसी रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहा हूँ, यानी ह्यूमन रिसोर्सेज। जैसे कि देखिए, प्राकृतिक में संसाधन मौजूद है, नेचुरल रिसोर्सेज तो अल्टीमेटली वो क्या है? यानी हमारी तरफ से एक नेचर का बॉन्टिंग है, प्राकृतिक की देन है हमारे लिए। पर उस प्राकृतिक संसाधन का हम सदुपयोग कब कर पाएंगे? जब हमारे पास जो है कि जो लोग हैं वो स्किल्ड हैं, स्पिरिटेड हैं, एकदम जो है कि एकदम ज्वाइली मूड वाला है, यानी जो है कि कुछ जोशीला स्वभाव का है, जोशीला है, प्रशिक्षित है, ट्रेंड है, तो वही जो है कि उस प्राकृतिक संसाधन का जो है कि सही उपयोग कर पाएंगे। और इसके लिए क्या हमें चाहिए? मानव संसाधन होना। मानव संसाधन जो है कि इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस टॉपिक को जो है कि लाइन बाय लाइन कवर करेंगे, तो आप लोग हमारे साथ जो है कि बने रहिए और दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि गर्मी थोड़ी बढ़ने वाली है। देखिए, मानव संसाधन, सबसे पहले समझिए कि पीपुल्स आर द नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्सेस। जी हाँ, पीपुल्स, लोग जो हैं राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन है। सबसे बड़े संसाधनों में अगर जो बात आती है तो सबसे पहले उसका लोग है। अगर जो आपके जो लोग हैं वो अगर जो एक बेहतर प्रशिक्षित है, बेहतर स्किल्ड है, बेहतर कौशल वाला आदमी अगर जो है लोग, तो समझिए कि आपके पास वो क्या है? एक अच्छे संसाधन है, एक बेहतर संसाधन है, मानव संसाधन। नेचर्स बॉन्टी बिकम्स सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन पीपल फाइंड इट यूजफुल। अब देखिए, प्राकृतिक के जो देन है, प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। अब उस प्राकृतिक की देन को जो है कि हमारे लिए महत्वपूर्ण कब बनेगा? वो जो है कि हमारे लिए सिग्निफिकेंट या फिर इम्पोर्टेंट कब बनेगा? जब बनेगा कि व्हेन पीपल फाइंड इट यूजफुल, जब लोग ये पता कर पाएंगे कि वे हमारे लिए उपयोगी हैं, वे हमारे लिए लाभदायक हैं, तब ना वो हमारे लिए संसाधन बनेगा। वरना प्रकृति ने तो हमें बहुत कुछ दिया है और हमें पता ही नहीं है। आज जो हमारे पास मौजूद है वो ऑलरेडी पहले नेचर में मौजूद था, पर दिक्कत क्या था कि हमें उसकी नॉलेज नहीं थी, हमारी उसकी जो है कि टेक्नोलॉजी नहीं थी, उसको डेवलप करने का हमारे पास स्किल नहीं था। नाउ वी हैव स्किल्ड एंड नाउ वी हैव लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो यही कारण है कि आज हम जो है कि नए नए संसाधन, रिसोर्सेज का जो है कि डेवलप कर रहे हैं। और बोल रहा है कि इट इज द पीपुल विथ देयर डिमांड्स एंड एबिलिटीज दैट टर्न देम इनटू रिसोर्सेज। देखिए, अब ये क्या है? ये लोग हैं, इट इज पीपुल, यानी वो लोग ही हैं जो क्या करते हैं? लोग हैं विथ देयर डिमांड्स, ये लोग हैं और ये उनकी मांग है। जो क्या करता है? यानी मांग एंड एबिलिटीज, यानी लोग, उनकी मांग और उनकी योग्यता, ये सब क्या करता है?
दैट टर्न देम इनटू रिसोर्सेज। यही चीज जो है यानी लोग और लोगों की मांग और लोगों की जो योग्यता है, यही तीनों चीज जो है कि उसको एक रिसोर्सेस बना देता है, एक संसाधन बना देता है। अब देखिए क्या है कि हैंस ह्यूमन रिसोर्सेज इज द अल्टीमेट रिसोर्सेज। इस तरह से जो मानव संसाधन है वो एक अल्टीमेट रिसोर्सेस है। मानव संसाधन एक अंतिम संसाधन है, ऐसे करके समझना है कि मानव संसाधन जो हमारे लिए है एक लास्ट रिसोर्सेस है, ठीक है ना। हाँ, तो हेल्दी, एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल डेवलप द रिसोर्सेज एज पर देयर रिक्वायरमेंट। अब देखिए, हेल्दी लोग हैं, स्वस्थ लोग हैं और शिक्षित लोग हैं और मोटिवेटेड लोग हैं। कैसे लोग हैं? अभिप्रेरित है, यानी किसी से प्रेरणा लिया हुआ है, मोटिवेटेड हमेशा रहता है। वो लोग क्या है? वो लोग जो होता है यानी क्या होते हैं? वो लोग डेवलप रिसोर्सेस एज पर देयर रिक्वायरमेंट। ऐसे लोग जो हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या करते हैं? संसाधन का यानी वो आविष्कार करते हैं, संसाधन को निर्माण करते हैं, संसाधन का विकास करते हैं, ठीक ना। तो ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक अदर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड। अब हर एक जो संसाधन है, हर एक संसाधन की तरह ये मानव संसाधन भी जो है पूरी दुनिया में एक समान जो है कि वितरित नहीं है। तो देयर नंबर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एल्सो कीप चेंजिंग। अब उनकी जो संख्या है और उनका जो लक्षण है, उनका जो गुण है, ये भी क्या होते रहता है? बदलते रहता है, चेंजिंग करते रहता है। अब देखिए यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है कि जैसे क्या बता रहा है, यहाँ बता रहा है एक बच्ची कि देयर आर 500 चिल्ड्रन इन माई स्कूल। ये बता रहा है कि मेरे विद्यालय में 500 बच्चे हैं। एक और बोल रहा है कि हाउ मेनी पीपुल डू यू थिंक देयर आर इन द होल वर्ल्ड। अब ये मैडम पूछ रही है, मैम साहब कि बताओ पूरी दुनिया में कितनी आदमी है, ठीक ना। तो एक बोलता है बच्चा कि माई विलेज हैज 1000 पीपुल। ये बोल रहा है मेरे गांव में तो 1000 के आदमी हैं। तो देयर आर 13 चिल्ड्रन इन माई स्कूल। एक बच्चा बोल रहा है इनका क्लास कि मेरे क्लास में तो 30 बच्चे हैं। तो अराउंड 6.6 बिलियन पीपुल। एक बच्चा बोलता है लगभग 6 बिलियन पीपुल है, ठीक ना। तो हाउ डू यू राइट दैट इन नंबर। अब ये 6.6 बिलियन को संख्या में कैसे लिखेंगे? तो आप लिख दीजिएगा इकाई रहे सैकड़ा करके, ठीक ना। और वैसे 100 मिलियन बराबर 1 बिलियन होता है। आगे अब यहाँ पर दिया हुआ है डू यू नो में क्या दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वाज स्टार्टेड इन 2015 एमिंग टू ट्रेन 1 करोड़ इंडियन यूथ फ्रॉम 2016 to 2020. The objective of this scheme is to encourage amplitude towards employable skill by giving quality training to probable and existing wage earner. अब देखिए एक योजना है PKVY। क्या है? PKVY। देखिए सरकार PKVY यानी ये जो सरकार के द्वारा 2015 में चलाया गया एक स्कीम था, यानी एक योजना था। इस योजना यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत क्या था कि ये लक्ष्य यानी ये उद्देश्य रखा गया था कि हम क्या करेंगे कि भारतीय युवाओं को 2016 से लेकर 2020 के बीच में क्या करेंगे, इनको एक ट्रेनिंग करेंगे यानी प्रशिक्षण देंगे। और इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था, मकसद क्या था कि इस योजना के तहत ये था कि हम क्या करेंगे कि जैसे कि यानी ये प्रोबेबल एंड एग्जिस्टिंग वेज अर्नर हैं, यानी जो संभावित या फिर मौजूदा वेतन भोगी हैं, यानी जो वेतन पर काम कर रहे हैं, इनको हम क्या करेंगे, एक क्वालिटी ट्रेनिंग देंगे, एक गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देंगे ताकि क्या हो सके, इनकरेज एम्पलीट्यूड टुवर्ड्स एम्प्लॉयबल स्किल, ताकि उनकी अभिरुचि क्या हो, अभिरुचि बढ़े और अभिरुचि का जो है कि प्रोत्साहन हो और वो क्या करें, एक एम्प्लॉयबल स्किल यानी क्या करें, रोजगार परक यानी जो है कौशल उनके अंदर रोजगार पाने की एक प्रशिक्षण उनके अंदर जो है कि स्किल या कौशल विकास हो जाए।
यानी इसलिए जो है कि ये चलाया गया था PKV बाई ए। तो हम समझेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन यानी जनसंख्या का वितरण। देखो अगला टॉपिक जो आ रहा है कि क्या आ रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है। क्या बता रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का वितरण। बताइए क्या जनसंख्या का वितरण पूरे यानी पृथ्वी पर एक समान हर एक जगह रहेगा? नहीं। तो जाहिर सी बात है कि ये जो जनसंख्या का वितरण है वो समान यानी इवेन रहने वाला नहीं है, कहीं ना कहीं क्या होगा? अनइवेन होगा। जनसंख्या का क्या वितरण, ध्यान दीजिए, जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन। तो समझेंगे क्या है जनसंख्या का वितरण। देखिए बच्चे, तो द वे इन विच पीपुल आर स्प्रेड, द वे इन विच पीपुल आर स्प्रेड across the earth surface is known as the pattern of population distribution। अब पूरी पृथ्वी में जिस तरीके से लोग जो है कि फैले हुए हैं, जिस तरह से लोग यानी रह रहे हैं, ठीक ना, इसी को बोला जाता है पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप है, एक पैटर्न बोला जाता है, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा कि पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप क्या है? तो जिस तरह से पृथ्वी के सतह पर जो है कि लोग फैले हुए हैं, ठीक ना, कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं घने कहीं विरल, तो यही तो है, यही है जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप है, ठीक ना, यानी एक पैटर्न है। बता रहा है कि मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी संसार के 90% पॉपुलेशन जो है लिव्स इन अबाउट 30% ऑफ द लैंड सरफेस, यानी संसार का 90% जनसंख्या जमीन के 30% जनसंख्या पर निवास कर रही है। इसके पीछे कारण क्या है? क्या कारण है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली अनइवन। तो जो है कि 30% जगह है, 30% जगह पर पूरे विश्व का 90% जनसंख्या रह रहा है, तो कहीं ना कहीं ये तो एक्सट्रीमली अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी इसलिए जनसंख्या का जो वितरण है एक अत्यंत जो है कि क्या है, यानी असमान है, बहुत अंतर है इसमें। कारण क्या है ये समझिएगा। जैसे सम एरियाज आर वेरी क्राउडेड एंड सम एरियाज आर स्पार्सली पॉपुलेटेड, कुछ तो एरिया है कि क्या है, वेरी क्राउडेड है, बहुत जनसंख्या वाले, बहुत आबादी वाले है, एकदम सघन आबादी वाले है, और वहीं बात करें कुछ एरिया जो है कि स्पार्सली पॉपुलेटेड है, यानी विरल जनसंख्या वाले हैं, यानी कम जनसंख्या, विरल कम उसी को बोलते हैं स्पार्सली का। और द क्राउडेड एरिया आर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। जो ज्यादा घनी आबादी वाला क्षेत्र है वो दक्षिण और दक्षिण पूर्व यानी एशिया है, यूरोप है, और उत्तर पूर्व जो है कि नॉर्थ अमेरिका है। वेरी फ्यू पीपुल लिव इन हाई लैटिट्यूड एरिया, यानी ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्र में बहुत कम लोग रहते हैं। ट्रॉपिकल डिजर्ट यानी उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानों में बहुत कम लोग रहेंगे। हाई माउंटेन ऊंचे पहाड़ों पर कितना लोग तुमको मिलेगा, बहुत कम लोग मिलेगा। अब रेगिस्तान में कौन रहना चाहेगा? आप रहना चाहेगा? हिमालय की बर्फीले इलाकों में कौन रहना चाहेगा? कोई नहीं रहना चाहेगा। तो एरिया ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, जो विषुवतीय वन है, विषुवतीय वन वहाँ सघन वन पाए जाते हैं, डेंसली फॉरेस्टेड होते हैं, यानी डेंसली या थिकली फॉरेस्टेड होते हैं, जहाँ की सूर्य की किरणें भी भेदना यानी पॉसिबल नहीं है। अब बताइए कांगो जैसे लोकतांत्रिक गणराज्य में वहाँ कैसी जनसंख्या पाई जाएगी? स्पार्सली पॉपुलेटेड होगी, जाहिर सी बात है। यानी लोग वही जगह पर रहना पसंद करेंगे ना जहाँ जो है कि उसको सारे रिसोर्सेज जो है कि इजिली अवेलेबल हो जाए, सारी सुविधाएं, सारी फैसिलिटीज, जैसे हेल्थ का, एजुकेशन का, या फिर फूड का, ये सब जो है कि उसको जो डेली यूज के लिए चाहिए वो सब जहाँ पर इजिली अवेलेबल हो जाएगा, जहाँ उसकी इकोनॉमिक
यानी जो इकोनॉमिक सुविधाएं होगी, इकोनॉमिक फैसिलिटीज, अर्निंग फैसिलिटीज मिलेंगे, वहाँ ज़्यादा जाहिर सी बात है कि क्या होगी, यानी जनसंख्या ऑटोमेटिक ग्रो करेगी, वहाँ वृद्धि करेगी। देखिए, मेनी मोर पीपुल लिव नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर देन साउथ ऑफ द इक्वेटर। अब देखिए, बहुत सारे लोग जो होते हैं इक्वेटर के नॉर्थ में रहना, यानी विषुवत रेखा के उत्तर में ज्यादा रहते हैं, जबकि वही विषुवत रेखा के दक्षिण में बहुत कम रहते हैं। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स पीपुल लिव इन 2 कंटिनेंट, एशिया एंड अफ्रीका। लगभग पूरे विश्व का 2/4 ले लो, ठीक है ना, 2/4 जो लोग हैं वो यही दोनों देश में रहते हैं, एक एशिया में और दूसरा अफ्रीका में रहते हैं, ठीक ना। और 60% ऑफ द वर्ल्ड पीपुल स्टे इन जस्ट 10 कंट्री, यानी पूरे विश्व में अगर जो 60% पूरे विश्व का अगर जो माना जाए कि 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन कहाँ पर निवास करेगी, यानी बस यही 10 कंट्रीज में निवास करेगी, यानी ये जो 10 कंट्रीज है इसमें निवास करेगी। वो कौन कौन देश है? सबसे पहले नंबर पर कौन है? अपना देश, प्यारा सा देश, इंडिया देश। कौन देश? इंडिया देश, दैट इज भारत देश। देखिए, आप लोग गर्व कीजिए या फिर जो करना है कीजिए, यानी हमारा देश इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी सबसे बड़ी आबादी वाला देश अगर जो विश्व में अभी कोई है तो वो अपना प्यारा देश है। और इसमें जो है कि एक खास वर्ग जो है कि उसका कहीं ना कहीं ज़्यादा यानी योगदान रहा, उनके परिश्रम ने जो है कि रंग लाया। आज भारत जो है कि दुनिया का नंबर 1 जनसंख्या वाले देश है, तो उन लोगों को क्या करना है कि मेडल देना है, ठीक है ना, सोने को मेडल से सम्मानित करना चाहिए वैसे लोगों को। जी बिल्कुल। और वो 10 देश, ऑल ऑफ देम हैव मोर देन 100 मिलियंस पीपुल। हाँ, उन देशों में जो है कि ऑल ऑफ देम, हर एक में जो है कि लगभग 100 मिलियन से ज़्यादा लोग रहते हैं। उन 10 देशों के नाम कौन कौन सा है वो हम थोड़ा लिखना चाहेंगे। सबसे पहले चीन था, लेकिन अब अपना प्यारा देश भारत आ गया है। दूसरा नंबर पर चाइना चल जाएगा, और तीसरा नंबर पर आ जाएगा अब कौन? तीसरा नंबर पर आ जाएगा अमेरिका, आ जाएगा तीसरा नंबर पर, ठीक ना। उसके बाद आ जाता है इंडोनेशिया। कौन सा आ जाता है? इंडोनेशिया आ जाता है। उसके बाद आ जाता है आपका कौन? ब्राजील आ जाता है। कौन आ जाता है? तो ये देश ये आपके बुक में दिया हुआ है, देख लीजिएगा। ब्राजील के बाद जो है कौन आ जाता है? पाकिस्तान आ जाता है। ये भी ना अपने बेटे भी लगे रहते हैं। फिर आ जाता है बांग्लादेश, बांग्लादेश। उसके बाद नाइजीरिया आ जाता है, नाइजीरिया। नाइजीरिया का बात करें तो रशियन फेडरेशन आ जाता है। क्या आ जाती है? रशियन फेडरेशन। उसके बाद जो आ जाती है जापान आ जाती है। कौन आ जाती है? जापान आ जाती है। तो ये सारे जो टॉप 10 कंट्री है, ठीक ना, बिल्कुल हर एक में कम से कम 100 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं। तो आगे कुछ नया चीज सीखते हैं। आगे है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, इसको जो है कि डिटेल्स में हम धीरे धीरे करके समझने वाले हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी ध्यान दीजिएगा। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का घनत्व। ये जनसंख्या का घनत्व क्या है, इस बारे में हम समझेंगे। एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन
इन इंडिया इज 332 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ये बाद में समझेंगे, पहले समझते हैं क्या है डेंसिटी। देखिए, पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ए यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। देखिए, पृथ्वी के किसी एक इकाई में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व बोलते हैं, या फिर जनसंख्या का घनत्व बोलते हैं किसी यूनिट एरिया में। यानी पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ए, यानी स्पेसिफिक और लिविंग इन ए यूनिट एरिया, लिविंग इन ए यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। इट इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड इन पर स्क्वायर किलोमीटर। इसको कैसे डिनोट किया जाता है? स्क्वायर किलोमीटर, यानी किलोमीटर स्क्वायर में बतलाया जाता है, पर स्क्वायर किलोमीटर। यानी एक स्क्वायर किलोमीटर में जो है कि एक स्क्वायर किलोमीटर में लोगों की संख्या कितनी है। जैसे मानिए कि एक स्क्वायर किलोमीटर एक इतना लंबा इतना चौड़ा, यानी एक स्क्वायर की तरह 1 किलोमीटर है, तो ये क्या आ जाएगा? 1 किलोमीटर स्क्वायर आ जाएगा। मानिए लंबाई 1 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या ही क्या है? वहां का डेंसिटी है, ठीक ना। द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द होल वर्ल्ड इज 51 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। वर्ल्ड की अगर जो पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, यानी वर्ल्ड, तो वर्ल्ड में आता है कि 51 पर्सन, क्या आता है? 51 पर्सन जो है पर किलोमीटर स्क्वायर में रह रहा है, ये वर्ल्ड का है। और बात करें कि साउथ सेंट्रल एशिया हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन फॉलोड बाय ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। अब देखिए, जो पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया की अपेक्षा जो है, यानी साउथ सेंट्रल एशिया में, यानी दक्षिण मध्य एशिया में जो है कि क्या है? हाईएस्ट डेंसिटी पाया जाता है। आप इंडिया का डेंसिटी अगर जो आप जानना चाहिएगा, तो इंडिया स्पेशली हमारा देश का जो डेंसिटी है वो क्या है? वो लगभग है 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी 382 पर्सन, क्या है? 382 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 382 लोग रह रहे हैं। कितना लोग रह रहे हैं? भारत में 382 लोग रह रहे हैं। ये इंडिया का जो है कि पॉपुलेशन डेंसिटी है। देखिए, फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कौन कौन सा कारक है, वो हम जो है कि डिटेल्स में थोड़ा अभी समझते हैं, ठीक ना। एक सेकंड। देखिए, तो हम समझने वाले हैं क्या? अगला टॉपिक जो हमारा आएगा वो आएगा फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। क्या आएगा? फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अब वो कौन कौन सा कारक है जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है, यानी उस कारक का नाम बताना है जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। तो सबसे पहला जो है आ जाता है ज्योग्राफिकल फैक्टर आ जाता है। क्या आ जाता है? ज्योग्राफिकल फैक्टर। ज्योग्राफिकल मतलब भौगोलिक कारक। क्या आ जाता है? भौगोलिक कारक। ये भौगोलिक कारक यानी पृथ्वी से संबंधित जो कारक है। भौगोलिक कारक में सबसे पहला आ जाता है कौन? टोपोग्राफी, स्थलाकृति। कौन आ जाता है? टोपोग्राफी, GRAPHY। टोपोग्राफी यानी स्थलाकृति,
आकृति यानी स्थल की जो आकृति होती है, ये समझेंगे कैसे प्रभावित करता है। तो ध्यान दीजिएगा कि पीपुल ऑलवेज प्रिफर टू लिव ऑन प्लेन्स rather than mountain and plateau because these areas are suitable for farming, manufacturing and service activities। देखिए लोग जो है ज्यादा पसंद करते हैं मैदानी भागों में रहने। अब देखिए टोपोग्राफी में वो सारे इलाका आएंगे, प्लेन्स भी आ जाएंगे, इसमें जो है कि माउंटेन्स भी आ जाएंगे और क्या आ जाएंगे प्लेच्यू भी आ जाएंगे, पठार भी आएंगे। तो लोग इन तीनों में सबसे ज्यादा कहाँ प्रीफर करेंगे? सबसे ज्यादा पसंद करेंगे कि हम मैदानी भागों में रहें। कहाँ भागों में रहें? मैदानी भागों में। और मैदानी भागों में रहने से फायदा उनको क्या होगा कि मैदानी भागों में ही नदियां बहती हैं और ये नदियां क्या होगी, उनको एक फर्टाइल लैंड दे देगी। मैदान में जो है कि कृषि अच्छी तरह से कर पाएंगे, वहाँ कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, विनिर्माण की प्रक्रिया कर रहे हैं, वहाँ अच्छी तरह से कर पाएंगे। कुछ सेवा वाला कार्यरत है, सेवा वाला काम है यानी सर्विस है, तो वहाँ ज़्यादा करेंगे जैसे फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस एक्टिविटी। द गंगा प्लेन आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड व्हाइल माउंटेन लाइक एंडीज, अल्प्स एंड हिमालयाज आर स्पार्सली पॉपुलेटेड। जैसे गंगा मैदान जो है, गंगा यानी नदी जहां जहां से, जैसे पटना का ही बात कर लेते हैं, तो पटना कितना डेंसली पॉपुलेटेड है। कारण क्या है कि पटना जो है कहीं ना कहीं अपना बिहार को दो भागों में बांटता है और जहां से जो नदियां ये गंगा निकली है, कहीं ना कहीं क्या है, गंगा नदी जो भी आती है नदियां अपने साथ जलोढ़ मृदा अलुवियल सॉइल लाती है और अलुवियल सॉइल को क्या कर देती है, यानी डिपोजिट कर देती है, जो बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। और उपजाऊ मिट्टी होती है तो इसलिए जो है कि वहाँ फसल बहुत ही अच्छी उगेंगे और फसल उगेंगे तो लोगों को इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर होगा और लोग वही एरिया में रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो पहला ये था। दूसरा है टोपोग्राफी के बाद में है क्या, क्लाइमेट। दूसरा जो यानी जोग्राफिकल कंडीशन है वो क्लाइमेट है। क्लाइमेट मेरा बोलने का मतलब हुआ तो जलवायु। क्या है? जलवायु। कैसी क्लाइमेट है यानी कैसी जलवायु उस क्षेत्र का है। बात करें पीपुल यूजुअली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट। देखो एक्सट्रीम क्लाइमेट रहेगा, अत्यंत यानी विकट क्लाइमेट अगर जो है एक्सट्रीम है क्लाइमेट जलवायु है तो वहाँ लोग जो है कि अवॉइड करेंगे, वहाँ रहना पसंद नहीं करेंगे। एक्सट्रीम का बोलने का मतलब हुआ कि अगर जो ठंडी है तो पूरा एकदम अत्यंत ठंडा है और गर्मी है तो पूरा एकदम गर्मी पड़ रहा है, दबा कर एकदम, ठीक ना, तो वो है एक्सट्रीम क्लाइमेट। दैट आर वेरी हॉट और वेरी कोल्ड लाइक सहारा डिजर्ट। बिल्कुल बोले, एक्सट्रीम क्लाइमेट वही है जो क्या है कि सहारा डिजर्ट की तरह मानो कि पूरा गर्म है, अब पोलर रीजन की तरह पूरा ठंडी है। यहाँ पर बताओ कौन रहना चाहेगा? कोई नहीं रहना चाहेगा। जैसे बात करें रसिया, कनाडा, अंटार्कटिका, ये सब क्या है यानी ठंडे प्रदेश वाला है, ठीक ना, यहाँ पर बहुत कम लोग रह पाएंगे। अगला जो ज्योग्राफिकल फैक्टर जो है कि रिस्पॉन्सिबल है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के लिए, वो क्या है? सॉइल है। बताइए, सॉइल। सॉइल बहुत ही क्या करती है? मिट्टी। मिट्टी एक इम्पोर्टेंट कहीं ना कहीं बताएं और एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है ये इसको यानी फैक्टर जो है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के लिए। फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। अब जो उपजाऊ मिट्टी होगी वो कृषि के लिए क्या एक उपयुक्त भूमि देगी किसानों को जिसके कारण से क्या होगा, फर्टाइल प्लेन सच एज गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन इंडिया, हांगहे और चांगजियांग इन चाइना एंड द नील इन इजिप्ट आर डेंसली पॉपुलेटेड। भारत के गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी और चीन के हांगहे और चांगजियांग और इजिप्ट, मिस्र में जो है कि नील नदी, नील नदी को जो है कि मिस्र का लाइफ लाइन बोला जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे देश का जो है कि लाइफ लाइन गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टाई यानी प्लेन्स मैदान है वो बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं लोग जो है कि सॉइल को बहुत ही यानी प्रिफर करते हैं, बहुत रहना पसंद करते हैं, क्योंकि जो है कि ये जो प्लेन्स वाला एरिया होता है, डेल्टाई एरिया होता है, ये क्या करता है एक फर्टाइल सॉइल देता है और लोगों को जहाँ फर्टाइल सॉइल मिलेगी
वहीं पर इसको फर्टि यानी एग्रीकल्चर करने के लिए एक सुटेबल लैंड मिलेगी, तो जाहिर सी बात रहेगी। बात करें वाटर, वाटर भी कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट यानी रोल प्ले करता है। वाटर, जल, नीर, जीवन। अब बताइए, जल ही तो जीवन है। अब इंसान को अगर जो शुद्ध जल नहीं मिलेगा अच्छी क्वालिटी की, तो क्या वो रह पाएंगे? वहां नहीं रह पाएंगे। पीपुल प्रिफर टू लिव इन द एरिया वेयर फ्रेश वाटर इज इजिली अवेलेबल। अब जहां से उसको ताजे पानी जो है आसानी से मिल जाए, वही एरिया में लोग रहेंगे ना। अब खारे पानी जहां पर मिले वहां पर लोग क्यों रहेंगे, ठीक ना। द रिवर वैलीज ऑफ द वर्ल्ड आर डेंसली पॉपुलेटेड व्हाइल डिजर्ट हैव स्पार्सली पॉपुलेशन। वही कारण है कि जितना भी नदी घाटियां हैं, यानी नदी के जो क्षेत्र है, नदी के इर्द गिर्द का इलाका, वो ज्यादा पॉपुलेटेड है। इसके पीछे कारण है क्या है कि नदियों से फ्रेश वाटर मिल जाता है, और जो है कि वहाँ जनसंख्या कहीं ना कहीं यानी ज़्यादा हो जाती है, डेंसली हो जाती है, घनी हो जाती है। और वहीं रेगिस्तानी इलाके में जो है कि क्या हो जाती है, यानी निर्जन हो जाती है, एकदम स्पार्सली हो जाती है। आगे बात करें कि एक भौगोलिक कारक जो है कि मिनरल्स का नाम आता है। मिनरल्स, खनिज। तो देखो, खनिज के जो एरिया होते हैं वो भी काफी डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे एरियाज विथ मिनरल डिपॉजिट, अब वैसा क्षेत्र जहां पर जो है कि खनिजों का भंडार मिल गया है, बताइए वो ज्यादा घनी तुरंत हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसका पीछे कारण क्या है कि डायमंड माइंस ऑफ साउथ अफ्रीका एंड डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन द मिडल ईस्ट लेड टू सेटलिंग ऑफ पीपुल इन दिस एरिया। अब देखो, जैसे साउथ अफ्रीका के हीरा के खदान, या फिर जो मिडल मध्य पूर्व मतलब जो है भाग में जो है कि तेल के भंडार मिला, तेल के कुएं मिला, आयल वेल मिले, ये सब वहां पर लोग जो है कि सेटलिंग धीरे धीरे यानी वहां पर जाकर लोग बसे। कारण क्या है कि ये जो मिनरल डिपॉजिट होंगे, खनिज से जो भंडार होंगे, ये लोगों के लिए क्या है कि इकोनॉमिकल कंडीशन को बेहतर करेगा, आर्थिक स्थिति बेहतर होगा, और लोगों की सारी फैसिलिटी जो है कि वहां पर मुहैया हो जाएगी। तो इसलिए जो पॉपुलेशन होता है, जनसंख्या, उसकी टुवार्ड्स जो है कि कहीं ना कहीं क्या होती है, यानी रुख करके उस साइड जो है कि यानी ज्यादा पलायन कर जाती है। और ये सब था फैक्टर जो था ज्योग्राफिकल फैक्टर। आगे जो हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ अन्य फैक्टर, जैसे कि है सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिकल फैक्टर। जैसे देखिए इन सबों के अलावा एक फैक्टर सोशल है, और क्या है, सोशल है और कल्चरल भी है। क्या है, कल्चरल एंड इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल फैक्टर, ध्यान दीजिएगा। सोशल मतलब सामाजिक, कल्चरल मतलब सांस्कृतिक, और आर्थिक कारक। क्या है, आर्थिक कारक, सामाजिक, ये सामाजिक कर लीजिएगा, ठीक है, सामाजिक। तो समझेंगे कि सोशल फैक्टर कैसे रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के लिए। तो एरिया ऑफ बेटर हाउसिंग, जैसे कि वैसा एरिया जहां पर एक अच्छे आश्रय स्थान मिले, हमको रहने के लिए अच्छा जगह मिले, जहां पर एक अच्छी एजुकेशन मिले, यानी अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी यानी स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं मिले, वो एरिया ज़्यादा पॉपुलेटेड होगा। जैसे पुणे है, दिल्ली है, मुंबई है, ये सब है। दूसरा है कि कल्चरल का मतलब है कि सांस्कृतिक दृष्टि से वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए। प्लेसेस विथ रिलीजन और कल्चरल सिग्निफिकेंट अट्रैक्ट पीपुल, जैसे धार्मिक रूप से या फिर जो है कि सांस्कृतिक रूप से जो महत्वपूर्ण स्थान है, यानी कहीं ना कहीं उसका कोई सांस्कृतिक महत्व है, यानी जिसका इम्पोर्टेंस है, हिस्ट्री से कुछ संबंध है, यानी इतिहास से, किसी धर्म विशेष से संबंध है, वो कहीं ना कहीं क्या होगा,
वो एरिया ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा लोगों के लिए और वो अट्रैक्ट करेगा, लोगों को आकर्षण का वो केंद्र बनेगा। तो लोग जो है जैसे वाराणसी है, जेरूसलम है, वेटिकन सिटी है, लोग जो है ऑटोमेटिक इसकी तरफ जो है कि अट्रैक्ट होंगे और यहाँ पर आएंगे, क्योंकि इसका इम्पोर्टेंस है इस जगह का। यहाँ पर जो है कि सारे यानी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज होंगे, यानी आर्थिक गतिविधि, लोगों के यहाँ रोजगार मिलेंगे, तो लोग जो है कि बाहर से यहाँ पर आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, इस आकर्षण का केंद्र को देखने के लिए आएंगे। और इकोनॉमिकल फैक्टर क्या है, आर्थिक स्थिति है कि इंडस्ट्रियल एरियाज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब देखिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, रोजगार का अवसर देगा, आर्थिक जो है क्या करेगा, जैसे औद्योगिक यानी क्षेत्र जो होता है लोगों को रोजगार का एक अपॉर्चुनिटी देता है। तो लार्ज नंबर ऑफ पीपुल आर अट्रैक्टेड टू दिस एरिया, इस क्षेत्र में बहुत सारे लोग जो है कि आकर्षित होकर आएंगे, ठीक ना। ओसाका इन जापान, जापान के ओसाका और भारत के मुंबई, ये दोनों ऐसे जगह हैं जो कि बहुत ही क्या है, यानी सघन आबादी है, डेंसली पॉपुलेटेड है, ठीक ना, मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड, ये ध्यान दीजिए। अगला जो टॉपिक है पॉपुलेशन चेंज, जनसंख्या परिवर्तन क्या है, तो इसे हम जो है कि एकदम रब करते हैं, ठीक ना। अगला जो हमारा टॉपिक समझाने वाले हैं वो है पॉपुलेशन चेंज। क्या है, पॉपुलेशन चेंज। देखिए बाबू, पॉपुलेशन चेंज करते रहता है, यानी जनसंख्या परिवर्तन। तो किसी क्षेत्र की जनसंख्या जो है कहीं ना कहीं अस्टेबल नहीं रहता है, वो जो है क्या होते रहता है, परिवर्तन होते रहता है। तो कैसे परिवर्तन होता है ये चीजें हम सीखेंगे, पॉपुलेशन चेंज में सीखेंगे। द पॉपुलेशन चेंज रिफर टू चेंज इन द नंबर ऑफ पीपुल ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम। किसी खास समय में लोगों की संख्या में परिवर्तन आ जाना, वही तो है पॉपुलेशन चेंज। यानी बात करें कोई स्पेसिफिक टाइम में क्या हुआ, कोई विशेष समय में नंबर ऑफ पीपुल में चेंज आ गया। क्या आ गया, चेंज इन नंबर ऑफ पीपुल, चेंज इन नंबर ऑफ पीपुल, चेंज इन नंबर ऑफ पीपुल, यानी लोगों की संख्या में कमी आ गया। जो तो यही तो कमी पॉपुलेशन चेंज है, जनसंख्या परिवर्तन है। यानी कोई खास विशेष समय में क्या हुआ, लोगों की संख्या में कमी आ गया, तो वहां पर क्या बोलेंगे, जनसंख्या में यहाँ परिवर्तन कर रहा है। अब चेंज का मतलब ये थोड़ी है कि जनसंख्या घट रहा है, हो सके वहां जनसंख्या बढ़ रहा है, चेंज होना चाहिए, ठीक ना, अंतर आना चाहिए। द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज नॉट बीन स्टेबल, ये बात क्लियरली लिख दिया है कि संसार की जो भी जनसंख्या है वो स्टेबल नहीं है, स्थिर नहीं है। जैसे पहले जो देश था, चाइना जनसंख्या में आगे है, आज इंडिया आ गया, कितना गर्व की बात है। तो स्टेबल है, चाइना स्टेबल रख पाया, चाइना जो है कि अग्रणीय हो पाया जनसंख्या में, नहीं, हमारा देश ने बाजी मार लिया, तीर मार लिया, ठीक है ना, बिल्कुल तीर मार लिया। आप लोगों का योगदान काफी है और हमारा भी इसमें योगदान है, बहुत कम है। हमारे दो के सिद्धांत पर हम चल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज नॉट बीन स्टेबल, ये बात बोल चुके हैं। इट हैज इंक्रीज मैनीफोल्ड एज सीन, देखिए इट हैज इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड, अब ये कई गुना बढ़ चुका है, पहले की अपेक्षा जनसंख्या कई गुना, मैनीफोल्ड कई गुना बढ़ चुका है। दिस इज एक्चुअली ड्यू टू चेंज इन द नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ। अब हुआ क्या, ये जो चेंज आया, ये बर्थ और डेथ के, यानी जो है बर्थ एंड डेथ में अंतर आने लगा। क्या आने लगा, बर्थ और डेथ में अंतर आया। बर्थ और डेथ में अगर जो डिफरेंस बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक पॉपुलेशन चेंज करेगी ही करेगी। कैसे करेगी, ध्यान दीजिएगा। फॉर एन एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, लगभग मानव इतिहास का एक बहुत ही लंबे समय में, मतलब 1800 ईस्वी तक, ठीक ना, द वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रू स्टेडली बट स्लोली। देखिए जो 1800 से
यानी जो जनसंख्या थी वो ग्रो तो कर रही थी लेकिन एक अस्टेडी थी, यानी मंद मंद हो रही थी, यानी लगातार बढ़ रही थी लेकिन धीरे धीरे थी। लार्ज नंबर ऑफ बेबीज वेयर बॉर्न, यानी जनसंख्या, बच्चे तो ज्यादा पैदा होते थे, बट दे डाई अर्ली टू, बट कम ही उम्र में जो होते थे वे मर जाते थे, क्योंकि सफिशियंट फूड वाज नॉट अवेलेबल फॉर ऑल द पीपल। अब क्या होती थी कि दिस वाज एज देयर वाज नो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी, स्वास्थ्य सुविधाएं वहां पर उपयुक्त स्वास्थ्य सुविधाएं मौजूद नहीं थी, इसलिए डेथ रेट हाई था, ठीक ना। तो सफिशियंट फूड वाज नॉट अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ द पीपल, सभी लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन भी पहले मौजूद नहीं था। फार्मर्स वे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस इनफ टू मीट द फूड रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल, यानी किसानों के पास इतनी जो है कि वो सक्षम नहीं थे कि इतना अन्न का उत्पादन कर सके, ताकि जो है कि यानी अन्न की जो फूड की भोज्य की जो आवश्यकता है वो पूर्ति की जाए। एज अ रिजल्ट टोटल इंक्रीज इन द पॉपुलेशन वाज वेरी लो, तो इसी का परिणाम होता था कि जनसंख्या का कुल अगर जो वृद्धि देखें तो बहुत कम होता था। लेकिन 1804 में द वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच टू 1 बिलियन, लेकिन 1804 से ये बढ़ने लगा, पूरी विश्व की जनसंख्या जो है कि 1 बिलियन पहुंच गया। 150 ईयर्स लेटर, यानी 150 साल यानी 55 ईयर लेटर, यानी लगभग 155 साल बाद, यानी 1959 में द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन रीच्ड 3 बिलियन, अब जो है कि 3 बिलियन हो गया। दिस इज ऑफन कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, अब 3 बिलियन हो गया तो इसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोल दिया कि जनसंख्या विस्फोट कर रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है। अब देखिए क्या होता है 1999 में 40 ईयर लेयर, 40 साल बाद 1999 में क्या हुआ, पॉपुलेशन 3 बिलियन के दुगना यानी 6 बिलियन हो गया। द मेन रीजन ऑफ दिस ग्रोथ वाज दैट बेटर फूड सप्लाईज एंड मेडिसिन डेथ वेयर रिड्यूसिंग while the number of birth still remained fairly high। हुआ ये कि अब उसको स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलने लगी, चिकित्सक मिलने लगे और भोजन की आपूर्ति, दवाई मिलने लगे। इसके कारण से क्या है कि डेथ रेट जो बेबी का हो रहा था वो कम गया, डेथ रेट कमा बट जो बर्थ था वो फेयरली हाई, अभी भी उच्च रेट था। तो बर्थ रेट जैसे हाई था तो जनसंख्या जो है कि धड़ाक से इंक्रीज किया। तो बर्थ आर यूजुअली मेजर्ड यूजिंग द बर्थ रेट, अब जनसंख्या जो है कि बर्थ को यानी जन्म को हमेशा जो है प्राय मेजर करते हैं बर्थ रेट से। हम लोग बर्थ को जो मेजर करते हैं यानी जन्म दर से करते हैं, क्या करते हैं, जन्म दर यानी बर्थ रेट से मेजर करते हैं, इसको मापते हैं। अब देखिए जन्म दर कैसे है, क्या है, ये भी हम समझते हैं। जैसे कि बता रहा है कि बर्थ रेट में ये बात कर रहा है कि द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल, देखो हर एक द नंबर ऑफ बर्थ यानी बताना है कि नंबर ऑफ लाइव पर 1000 पीपल, पर 1000 पीपल, यही पर लिखा है द नंबर ऑफ लाइव बर्थ यानी जीवित जो बच्चे हुए हैं पर 1000 पीपल, पर 1000 पीपल, पर 1000 पीपल। जैसे कि मानिए 1000 लोग जन्म लिया, 1000 बच्चे जन्म लिया, तो 1000 बच्चे में कितने बच्चे यानी जीवित हैं, ये उसका बर्थ रेट बताएगा, ठीक है ना। और डेथ रेट क्या बताएगा, डेथ को हम यूजुअली डेथ रेट से करते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है डेथ रेट, द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल, 1000 बच्चों में मृत्यु, मरने वाले बच्चों की संख्या, यानी 1000 बच्चे ने पैदा लिया तो उसमें कितना मृत्यु हुआ, तो ये उसका जो है कि डेथ रेट बताएगा। यानी मृत्यु को जो है कि डेथ रेट में मेजर करते हैं, क्या करते हैं, मेजर्ड इन डेथ रेट। डेथ रेट क्या है, वही डेथ रेट क्या है कि डेथ पर 1000 पीपल, नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल, यानी नंबर ऑफ डेथ यानी कितने मरे, नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल, यानी 1000 आदमियों में 1000 पीपल, 1000 बच्चों में जो है कि कितने बच्चों की मृत्यु हुई, वो क्या है, डेथ रेट निकल गया।
अब कह रहा है कि माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपुल इन एंड आउट ऑफ एन कंट्री। ये माइग्रेशन क्या है, इसको हम मिटाते हैं, उसके बाद जो है कि समझेंगे माइग्रेशन क्या है। माइग्रेशन क्या है ना, प्रवास क्या है, कि लोगों की एक बड़ी संख्या में क्या होती है, यानी क्या होती है, पलायन होती है। मूवमेंट ऑफ पीपुल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया, माइग्रेशन बोला जाता है कि मानिए प्रवास क्या है प्रवास, किसी क्षेत्र से, किसी एरिया से, मानिए कोई एरिया है, उस एरिया से लोग अगर जो बाहर जा रहे हैं या फिर लोग बाहर आ रहे हैं, मास मूवमेंट में एक बड़ी संख्या में लोग अगर जो बाहर जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं और या फिर आ रहे हैं, तो वो माइग्रेशन कहलाता है। तो बर्थ एंड डेथ आर द नेचुरल कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन चेंज। ये बर्थ और डेथ का जो है, ठीक ना, यही बर्थ, जन्म और मृत्यु जो है एक प्राकृतिक कारण है जनसंख्या परिवर्तन का। द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड नेचुरल ग्रोथ रेट। यहाँ पर ये बताया कि नेचुरल जो ग्रोथ रेट हो रहा है किसी देश का, नेचुरल ग्रोथ रेट, वो नेचुरल ग्रोथ रेट क्या है, तो बर्थ रेट और डेथ रेट में अगर जो अंतर निकाल दीजिए कि कितना यानी बच्चा जन्मा है, बर्थ रेट एंड डेथ रेट, डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट, ऐसे करके, ठीक है। ये एक समझिए कि प्राकृतिक वृद्धि दर कहलाता है, प्राकृतिक वृद्धि दर कहलाता है। द पॉपुलेशन इंक्रीज इन द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन द ग्रोथ नेचुरल ग्रोथ रेट। अब ये नेचुरल ग्रोथ रेट बढ़ रहा है क्योंकि हमको फैसिलिटीज मिल गया, तो कहीं ना कहीं बर्थ रेट क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और ये डेथ रेट कम गया। जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज मिलेगा, फूड सप्लाई, न्यूट्रिटिव फूड मिलेगा, केयर मिलेगा, तो क्या है, डेथ रेट तो कम गया ना। डेथ रेट कमा तो बर्थ रेट बढ़ा, तो बर्थ रेट बढ़ रहा है, घट कम रहा है, तो नेचुरल ग्रोथ रेट बढ़ रहा है। और जब नेचुरल ग्रोथ रेट बढ़ रहा है तो पॉपुलेशन धड़ाक से ऊपर हो रहा है, और यहाँ पर पॉपुलेशन में क्या आ गया, इंक्रीज आ गया। क्या आ गया, इंक्रीजमेंट हो गया, इंक्रीजमेंट, ठीक है ना, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो नेचुरल ग्रोथ रेट में जो है कि वृद्धि ही जनसंख्या के जो है कि वृद्धि का कारण बोल सकते हैं, ठीक ना। ध्यान दीजिए, माइग्रेशन इज अनदर वे बाय व्हिच पॉपुलेशन साइज चेंजेस। अब दूसरा जो है कि माइग्रेशन एक अलग वे है, रास्ता है जिससे कि जो है कि जनसंख्या में परिवर्तन आता है। पीपुल में मूव विद इन ए कंट्री और बिटवीन अ कंट्री। अब लोग क्या कर सकते हैं, हो सके लोग एक ही देश में यानी माइग्रेट कर रहे हैं, या फिर एक देश से दूसरे देश में माइग्रेट कर रहे हैं, यानी देश के भीतर प्रवास हो रहे हैं या फिर देश के बाहर प्रवास हो रहे हैं। तो इमिग्रेंट्स आर पीपुल हु लिव ए कंट्री। अब यहाँ पर दो शब्द हैं, एक शब्द तो है एमिग्रेंट, इसको क्या बोलेंगे, EMIGRANTS, इसको बोलेंगे एमिग्रेंट, एमिग्रेंट। और बात करें एमिग्रेंट को हम क्या बोलते हैं, उत्प्रवासी बोलते हैं, उत्प्रवास बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उत्प्रवास बोलते हैं। तो एमिग्रेंट वे लोग होते हैं वो लिव ए कंट्री, यानी ये क्या करेंगे, लिव ए कंट्री, यानी देश को ये छोड़ेंगे, क्या करेंगे, देश को छोड़कर ये दूसरे देश में जाएंगे, वो इमिग्रेंट कहलाएंगे, एमिग्रेंट। और इमिग्रेंट हु अराइव इन ए कंट्री, एक होता है क्या, इमिग्रेंट, IMMIGRANTS। इमिग्रेंट्स क्या है, पीपुल हु अराइव इन ए कंट्री, जो देश में लोग आते हैं वो कहलाते हैं क्या, यानी इमिग्रेंट करके आए हैं, क्या करके आए हैं, यानी इमिग्रेंट, अप्रवासी, ठीक ना। अराइव इन ए कंट्री उसको बोल सकते हैं
वासी, अप्रवासी, अप्रवासी, ठीक ना। बिल्कुल, जो अराइव करेंगे नया कंट्री में वो अप्रवासी हैं, और जो देश छोड़कर जाएंगे वो कहीं ना इमिग्रेंट्स हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया हैव गेन्ड इन नंबर बाय इन माइग्रेशन एंड इमिग्रेशन। जैसे कि अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पर इमिग्रेशन हुआ, यानी बाहर देशों से लोग यहाँ पर आए हैं, और यहाँ पर क्या हो गया, यानी इन माइग्रेशन यानी प्रवास हुआ, लेकिन अंदर लोग आया है, ठीक ना। सूडान इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंट्री दैट हैज एक्सपीरियंस्ड लॉस इन पॉपुलेशन। सूडान एक देश है जो कि जनसंख्या के ह्रास को झेला है, यानी जनसंख्या वहां कम हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आउट माइग्रेशन हुआ है, यानी लोग अंदर कम और बाहर ज्यादा गए हैं, यानी इमिग्रेशन किए हैं, यानी इमिग्रेंट बने हैं, अपनी कंट्री छोड़े हैं, ठीक ना। ये सब समझिएगा। द जनरल ट्रेंड ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन इज फ्रॉम द लेस डेवलप्ड नेशन टू मोर डेवलप्ड नेशन इन सर्च ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब देखिए, जो जनरल ट्रेंड चल रहा है इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय, या फिर हम माइग्रेशन कर रहे हैं, इंटरनेशनली माइग्रेशन, अंतरराष्ट्रीय प्रवास जो कर रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या है, तो लोग जो है कि कम विकसित राष्ट्र से जो है ज्यादा विकसित राष्ट्र में जाते हैं। इसके पीछे कारण क्या है कि उसको एक बेहतर यानी एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की जो है कि अपॉर्चुनिटी, अवसर मिल पाए। विद इन कंट्री लार्ज नंबर ऑफ पीपुल में मूव फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यही कारण है कि जो है कि इसी के तलाश में जो है कि एक रूरल, स्थानीय क्षेत्र जो है कि देहाती क्षेत्र से लोग जो है कि नगरीय क्षेत्र या शहरी क्षेत्र की ओर ज्यादा जो है कि पलायन करते हैं, ठीक ना, क्योंकि उसको एक बेहतर रोजगार चाहिए, ठीक ना, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, और जो है कि स्वास्थ्य की सुविधाएं चाहिए। पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज समझेंगे, यानी जनसंख्या परिवर्तन का पद्धति समझेंगे, जनसंख्या परिवर्तन का जो है क्या पैटर्न को जो है थोड़ा समझेंगे कि क्या पैटर्न है जनसंख्या यानी वितरण का, ठीक ना, प्रतिरूप को समझेंगे, क्या पैटर्न को हम समझेंगे। तो इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर बताया है पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज। क्या है पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज। जनसंख्या प्रति मतलब परिवर्तन का प्रतिरूप, क्या प्रतिरूप से जनसंख्या चेंज हो रहा है, अब यहाँ पर ये बात डिस्कस होगा, ठीक ना। तो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वेरी अक्रॉस द वर्ल्ड। अब देखिए, जो जनसंख्या वृद्धि का जो है यानी पूरे संसार में अगर जो दर देखें तो अलग अलग हर एक जगह है। ऑल्दो द वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन इज राइजिंग रैपिडली, यद्यपि हालांकि जो है यद्यपि संसार की जो कुल जनसंख्या है वो क्या है तेजी से बढ़ रहा है अभी। नॉट ऑल कंट्री आज एक्सपीरियंसिंग दिस, हालांकि हर एक देश जो है इसको जो है कि महसूस नहीं कर पा रहा है। सम कंट्रीज लाइक केन्या हैव हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स। केन्या, अरे केन्या क्यों जाएंगे, हम खुद अपने देश देख लेना, हाई राइजिंग यानी ग्रोथ रेट है। दे हैड बोथ हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। नाउ विद इन इम्प्रूविंग हेल्थ केयर डेथ रेट हैव फॉलन। अब देखिए, हेल्थ केयर जैसे ही इम्प्रूव बेहतर होगा तो डेथ रेट कमेगा, बट बर्थ रेट तो हमें हाई ही रहेगा, लीडिंग हाई ग्रोथ रेट, यानी ग्रोथ रेट इसलिए उच्च रह रहा है। अदर कंट्री यूनाइटेड किंगडम पॉपुलेशन ग्रोइंग इज स्लोइंग बिकॉज बोथ लॉ डेथ एंड लॉ बर्थ रेट। अब देखिए, अमेरिका जैसे देशों में जो है कि पॉपुलेशन जो है कि अब धीरे धीरे स्लो हो रहा है। हालांकि भारत में भी लगभग 250 तकले जो है कि धीरे धीरे लोग शिक्षित होंगे, और हम दो हमारे दो के सिद्धांत पर चलकर जो है कि दोनों डेथ रेट भी लो हो जाएंगे और बर्थ रेट भी लो हो जाएंगे, तो धीरे धीरे जनसंख्या जो है समान होने लगेंगे। आगे जो है कि पॉपुलेशन कंपोजिशन समझते हैं। क्या समझते हैं? पॉपुलेशन कंपोजिशन समझते हैं, यानी जनसंख्या संगठन।
इसको यानी आगे यहीं पर लिखते हैं क्या, पॉपुलेशन कंपोजिशन। जनसंख्या संगठन। पॉपुलेशन, ये कंपोजिशन क्या है, इस बात पर जो है कि थोड़ा सा फोकस किया जाए। संगठन क्या है, कंपोजिशन क्या है, ध्यान दीजिए कि जैसे हम जानते हैं हाउ क्राउडेड ए कंट्री इज हैज लिटिल टू डू विथ इट्स लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब देखिए जो है कि कितना देश आपका जो है कि क्राउडेड है, कितना घना आबादी वाला, कितना बड़ा आबादी वाला है, हैज लिटिल टू डू विथ लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इससे जो है कि कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आपका जो है कि आर्थिक स्थिति क्या है। जनसंख्या कभी भी आर्थिक स्थिति को बेहतर नहीं कर सकता है, जनसंख्या विकास को। जैसे बांग्लादेश और जापान डेंसली पॉपुलेटेड है, बट जापान जो है इज फार मोर इकोनॉमिकल डेवलप्ड देन बांग्लादेश, बहुत ज्यादा विकसित है बांग्लादेश से जो है कि जापान आर्थिक रूप से देखें तो। टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ पीपुल एज ए रिसोर्सेज वी नीड टू नो मोर अबाउट देयर क्वालिटीज। अब देखिए लोग जो है कि संसाधन के रूप में समझने के लिए हमें ये जानना है कि उसके क्वालिटीज क्या होनी चाहिए लोगों की। तो पीपुल वैरी ग्रेटली इन देयर एज, सेक्स, लिटरेसी लेवल, हेल्थ कंडीशन, ऑक्यूपेशन एंड इनकम लेवल। अब देखिए पीपुल वैरी ग्रेटली, लोगों में विविधता बहुत है, किसमें है, एज, उम्र के लेकर, लिंग के लेकर, और साक्षरता स्तर के लेकर, और स्वास्थ्य की स्तर को लेकर, व्यवसाय को लेकर, और आर्थिक स्तर को लेकर बहुत बड़ी विविधता है इसमें। तो इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपुल। लोगों की इन्हीं जो कैरेक्टरिस्टिक है, लक्षण है, इनको जो है स्टडी करने का जरूरत है। तो पीपुल कंपोजिशन रिफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। और पीपुल का जो संगठन है, कंपोजिशन है, इसका संबंध कहाँ है, यानी जनसंख्या के संरचना से है, जनसंख्या के स्ट्रक्चर से है। द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन हेल्प अस टू नो। अब जनसंख्या का जो कंपोजिशन है, जनसंख्या का संरचना जो है, वो हमें ये चीज जानने में मदद करता है कि हाउ मेनी मेल्स और फीमेल, यानी पॉपुलेशन स्ट्रक्चर से हम ये बता सकते हैं कि वहां पर कितना मेल है, कितना फीमेल है, विच एज ग्रुप दे बिलोंग टू। अब वो मेल और फीमेल है किस, यानी एज ग्रुप, किस आयु वर्ग से संबंध रखते हैं, और वो एजुकेटेड दे आर एंड व्हाट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन दे आर एम्प्लॉयड इन, और वो कितने शिक्षित है, और वो किस प्रकार की पेशे से अभी जो है कि संलग्न है, ठीक ना। व्हाट इज देयर इनकम लेवल, उसका आर्थिक स्तर क्या है, एंड हेल्थ कंडीशन क्या है, स्वास्थ्य की लेवल क्या है, ठीक ना, स्थिति क्या है। तो एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ स्टडिंग पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ ए कंट्री इज बाय लुकिंग एट द पॉपुलेशन पिरामिड। तो एक रोचक जो है कि एक रास्ता है किसी भी देश के, यानी पॉपुलेशन कंपोजिशन, जनसंख्या संगठन को जो है कि अध्ययन करने के लिए, वो क्या है, उसके पॉपुलेशन जनसंख्या पिरामिड को हम देखें, पॉपुलेशन पिरामिड को देखें। उसको क्या बोलते हैं, एज सेक्स पिरामिड भी बोलते हैं, क्योंकि हर एक आयु की जो लोगों के वर्ग के होते हैं, और कौन है सेक्स, मेल है या फीमेल है, ये भी बतलाया जाता है। तो ये पॉपुलेशन पिरामिड शोज द टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड इन वेरियस एज ग्रुप। जो पूरी जनसंख्या होती है उनको अलग अलग एज ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, यानी एक साइड हम लिखते हैं एज ग्रुप ईयर्स, यानी एक में इस ग्रुप में इतना से इतना एज में कितना लोग आते हैं, और परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन, जो टोटल पॉपुलेशन होता है उसको फिर डिवाइड कर देते हैं मेल और फीमेल में, दोनों ग्रुप में। तो जैसे कि बताइए कि 0 से 4 अगर जो हम पूछें तो 0 से 4 साल के जो ग्रुप में हैं कितने मेल्स हैं, तो 8 से थोड़ा आगे है, यानी 9 मेल्स हैं। और इधर अगर जो फीमेल्स बात करें, फीमेल्स भी 9 हैं। तो ये होता है क्या, एक पॉपुलेशन पिरामिड बतलाता है। आगे और हम समझते हैं कि द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड टेल्स द स्टोरी ऑफ पीपुल लिविंग इन दैट पार्टिकुलर कंट्री। अब किसी देश की जो पॉपुलेशन पिरामिड है वो हमें ये बतलाता है
कि उस देश की जो पार्टिकुलर कंट्री है वहाँ पर लोग जो हैं किस प्रकार के लोग रह रहे हैं, क्या मेल कितना है, फेल की मात्रा कितना है। द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन आर शोन एट द बॉटम एंड रिफ्लेक्ट लेवल ऑफ बर्थ। देखो अब जो बच्चे जो 15 साल से कम उम्र के रहेंगे, यानी 0 से हम देखेंगे कि 14 ईयर के जो कम के बच्चे जो होंगे, ठीक ना, उसको कहीं ना कहीं हम क्या चीज में शामिल करेंगे, वो हम देखेंगे कि वहाँ का बर्थ कैसा है। द साइज ऑफ टॉप शोज द नंबर ऑफ एज्ड पीपुल। अब सबसे ऊपर में जो है कि जैसे 0 से 4 साल चला है तो 75 साल 70 से, यानी एज्ड ग्रुप के लोगों की संख्या क्या है, ठीक ना। तो ये जो है कि रिफ्लेक्ट द नंबर ऑफ डेथ, ये डेथ रेट को बतलाएगा, सबसे कम रहेगा समझेंगे सबसे कम डेथ हो रहा है। पॉपुलेशन पिरामिड एल्सो टेल्स अस हाउ मेनी डिपेंडेंट देयर आर इन ए कंट्री। अब देखिए पॉपुलेशन पिरामिड ये भी बतलाता है कि हाउ मेनी डिपेंडेंट आर देयर इन ए कंट्री, लोग जो है कि कितने लोग निर्भर हैं, कि देयर आर 2 ग्रुप ऑफ डिपेंडेंट। अब डिपेंडेंट निर्भर जो लोग होते हैं इसका भी 2 ग्रुप है। एक तो है यंग इंडिपेंडेंट, जो 15 साल से कम बच्चे हैं जो खुद नहीं कुछ कमा पाते हैं, और दूसरा वो है एल्डरली डिपेंडेंट है, यानी जो वयस्क यानी वृद्ध हो चुके हैं, सॉरी वृद्ध जो यानी आश्रित लोग हैं, जैसे 65 साल की उम्र के ऊपर वाला। तो ये भी बतलाता है कि कितना यानी डिपेंडेंट है, कितना इंडिपेंडेंट है। तो दोज ऑफ द वर्किंग एज आर द इकोनॉमिकली एक्टिव, और वो बताते हैं कि कौन सा वर्किंग एज में जो है कि उम्र वाले जो है कि आर्थिक रूप से सक्रिय है। पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ ए कंट्री इन विच बर्थ एंड डेथ रेट बोथ आर हाई इज ब्रॉड एट द बेस। अब देखिए पॉपुलेशन पिरामिड जो है ऐसा देश का जिसका बर्थ एंड डेथ रेट हाई होगा, बोथ आर हाई इज ब्रॉड, यानी नीचे जो होगा चौड़ा होगा, यानी जन्म दर भी ज्यादा होगा और मृत्यु दर भी ज्यादा होगा, नीचे क्या होगा चौड़ा होगा, ठीक है ना। रैपिडली नैरो टुवर्ड द, और धीरे धीरे क्या होगा तेजी से यानी आगे जाकर नैरो होते जाएगा। दिस इज बिकॉज मेनी चिल्ड्रेन एंड बोर, बहुत सारे बच्चे तो जन्म लिए तो लार्ज परसेंटेज ऑफ देम डाई, मतलब बहुत सारे क्या हुए मर गए, तो क्या होगा पिरामिड जो होगा आगे जाकर धीरे धीरे यानी छोटी होती जाएगी, संकीर्ण होती जाएगी, ठीक ना। हाँ लार्ज परसेंटेज ऑफ देयर डाई इन इन्फेंसी, यानी बच्चे में ही मर गए। तो रिलेटिवली फ्यू बिकम्स एल्ड, तो बहुत कम जो है कि बूढ़े हो पाए हैं। तो देयर आर फ्यू ओल्ड पीपुल बहुत कम है। दिस सिचुएशन इज टाइपिफाइड बाय पिरामिड शोइन फॉर केन्या। केन्या के जो पिरामिड है इसमें आप जो है कि बेहतर तरीके से देख सकते हैं कि आगे चलकर कितना जो है कि बहुत कम गया है, ठीक ना। तो इन कंट्रीज वेयर डेथ रेट्स amongst the people आर डिक्रीजिंग, अब कंट्रीज है जहां पर डेथ